राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को। देखिए, मैं आपको अब ये एक 9th क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये मैंने बना कर रखा हुआ है आपके लिए, बहुत आराम से इस टॉपिक को समझेंगे और जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। देखिए, मैं बिल्कुल एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं पूरे 9th क्लास के टॉपिक्स को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिटेल में आपको समझाऊंगा। कोई चीज छूट जाए तो आप बताइएगा मेरे को, मैं आपको जवाब दूंगा उस चीज का मैसेज से या कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो देखिए, हम ये सबसे पहले 5वां चैप्टर शुरू करते हैं आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे 9th क्लास के बच्चों को अभी क्या है कि बहुत डाउट रहते हैं हर चीज के अंदर कि ये सब क्या है, कैसे होगा, इतना बड़ा चैप्टर है। तो मैं सारा आपको 9th क्लास के बायोलॉजी के एक चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में आपको क्लियर कराऊंगा और जिससे आपके चैप्टर्स की जो फंडामेंटल्स चीजें हैं ना वो हमारी क्लियर हो सके, वो हमारी समझ में आ सके फंडामेंटल चीजें। अब होता क्या है कि जब 11th 12th में हम चले जाते हैं तो 11th में सेल का चैप्टर फिर आ जाता है, लेकिन हमारा क्या बेस क्लियर नहीं हुआ होता है जब तक। तो यहीं से हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से फाउंडेशन बनाते हुए चलेंगे, चाहे वो नीट में आपके काम आए, बोर्ड में काम आए, पर वो चीजें आपको थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना देंगी धीरे धीरे करके। और जो एक्टिविटीज आपकी क्लास में दी हुई है 9th की एनसीईआरटी की किताब में, वो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उसमें जो एक्टिविटी दी हुई है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस एक्टिविटी में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि उसमें जो ओनियन पील का प्रैक्टिकल दिया हुआ है, लीफ के प्रैक्टिकल दिए हुए हैं और भी जो एक्टिविटी दी हुई है उसको हम करेंगे। फाइनली फिर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस तरह से हम एक एक चैप्टर करके आपके क्लियर करेंगे। तो ये पहला चैप्टर हमारा बायोलॉजी का जो है इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बना के आपके लिए रखे हुए हैं पहले से, जिससे आपको समझने में आसानी हो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पहला और दूसरा पेज। इस चैप्टर का पहला और दूसरा पेज कवर होता है इसके अंदर। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप मिला लेना। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। देखिए, एक तो मैंने डायग्राम किया माइक्रोस्कोप का बना रखा है, एक मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप के वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके उसमें दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है सेल्स ऑफ ओनियन पील। ओनियन पील के सेल्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। कि देखिए, ऐसा होता है कि हमारा सबका शरीर जो होता है सेल का बना होता है। सेल का मतलब होता है एक रूम, एक कमरा, ठीक है, एक कोई बाउंड्री से घिरा हुआ कोई स्ट्रक्चर जिसके चारों तरफ बाउंड्री से क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये भी एक तरह का एक लिमिटिंग, लेकिन ये लिमिटिंग मेमोरी, लिमिटिंग यहाँ की क्या दीवारें हैं, दीवारों से बना हुआ एक, ठीक है, एक केबिन टाइप का कमरा, बर्तन, वेसल, सेल, एक ही बात है। जब कोई किसी चारों तरफ से घिरा हुआ कोई स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ बाउंड्री होती है तो आप उसको सेल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है, हमारे जीवन की ये मूलभूत इकाई कहलाती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मूलभूत इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे कि मकान ईंटों का बना होता है, तो ईंटों का बना होता है तो उस ईंटों के से क्या होता है, हम अलग अलग शेप दे सकते हैं मकान को। कमरे किसी भी शेप के बनाए जा सकते हैं, बिल्डिंग किसी भी शेप की बनाई जा सकती है नीचे से ऊपर तक। लेकिन उन सब के बनाने में जो ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल जो होता है वो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारे सबके शरीर अलग अलग होते हैं। जानवरों के शरीर अलग, पेड़ों के शरीर अलग, पौधों के शरीर देखने में सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सभी के अंदर जो ईंटों का यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो काम कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरा शरीर भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है। छोटे 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 कोष्ठक यानी कि वेसल यानी कि बाउंड्री से घिरे हुए एक कंपार्टमेंट जो होते हैं वो पास पास जब अरेंज हो जाते हैं तो उससे जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब इसमें सबसे पहले 1665 में 1665 के अंदर, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक कॉर्क का टुकड़ा, लकड़ी का जो है ना पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर की छाल होती है, उसमें से कॉर्क निकाली और कॉर्क के टुकड़े को उसने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देखा।
अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखा तो रॉबर्ट हुक को भी इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर सा दिखाई दिया, जहां पर ये इस तरह के सेल्स बने हुए थे। ऐसे करके उसने एक स्ट्रक्चर देखा अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, या छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट से बने हुए थे। पर ये डेड सेल थे। ये कैसे थे? डेड सेल थे। तो डेड सेल देखे इसने 1665 के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा, उसके बाद दूसरी जो डिस्कवरी हुई वो था हमारा 1831 में। 1831 में ये था हमारा रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि इसमें इन सेल्स के अंदर इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। इन सेल्स में इसने क्या किया? न्यूक्लियस, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर इस सेल्स में इन्हें डिस्कवर किया 1831 में। तो मैं ये बता रहा था आपको कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसमें न्यूक्लियस की खोज करी। अब हुआ क्या कि मीनवाइल ये जो डेड सेल्स देखे थे इन्होंने रॉबर्ट हुक ने, पर उसके बाद 1674 में 1674, ठीक है, 1674 में लीवेनहॉक, A.V. लीवेनहॉक ने क्या देखे? लिविंग सेल देखे। लिविंग सेल देखे। अच्छा, ये अपने अपने माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। उसने भी अपने लिए कोई बनाया माइक्रोस्कोप। ये इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से 1674 में लिविंग सेल देखे। बेसिकली इसने पॉन्ड वाटर से अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ड्रॉप डालकर उसने क्या किया था? बैक्टीरिया देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और ये लिविंग सेल डिस्कवर करे थे इन्होंने, और 1674 में ये काम हुआ। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देख लिया, इसमें न्यूक्लियस, एक छोटी सी स्ट्रक्चर देखा। अब हुआ क्या? उसके बाद 1839 में दो मेजर काम हुए। एक तरफ तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस सेल्स के अंदर एक लिक्विड देखा, एक तरल पदार्थ देखा, एक फ्लूइड देखा, और उस लिक्विड को उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। उस लिक्विड को उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म बोला। और 1839 में ही श्लाइडेन, श्वान, SCHWANN, श्वान ने जो था वो क्या देखा था? एनिमल सेल देखा था। और 1839 की ये कहानी। और इससे पहले 1838 में श्लाइडेन, श्लाइडेन ने प्लांट सेल देखा था। तो श्लाइडेन एंड श्वान ऐसे करके इनकी सेल थ्योरी बोली जाती है। तो हमें घटनाक्रम याद रखना है। श्लाइडेन एंड श्वान ने क्या देखी थी? क्या बाद में दोनों मिलकर सेल थ्योरी दी। उन्होंने ये बताया कि एनिमल और प्लांट सेल के बने होते। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से डेड सेल देखे, ठीक है, एक कॉर्क का टुकड़ा लिया, उसको पतला सा छीला, और छीलकर उन्होंने क्या किया? इसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट उन्हें दिखाई दिए। और उसके बाद में 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने उसी तरह के सेल्स देखे, फ्री सेल देखे। उन्होंने फ्री सेल देखे, बेसिकली उन्होंने बैक्टीरिया देखे थे पॉन्ड वाटर के अंदर। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की खोज करी। भाई ये सेल तो होते हैं, इनके अंदर एक छोटा सा एक और स्ट्रक्चर भी होता है, इसको उसने न्यूक्लियस बोला, केंद्रक बोला। और उसके बाद 1839-38 में जो था श्लाइडेन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया? प्लांट सेल देखा। श्लाइडेन ने प्लांट सेल देखा, और उसके बाद में श्वान ने 1839 में एनिमल सेल देखा, और 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म नाम दिया, टर्म प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे। इसके लिए यूज किया इन्होंने
इन्होंने यूज किया जो सेल में फ्लूइड होता है उसके लिए, लिक्विड के लिए इन्होंने प्रोटीन जेल यूज किया, प्रोटोप्लाज्म कलर यूज किया। ये सब हमें स्टेप बाय स्टेप हमें याद रखते हैं कि किस किस सेल में क्या क्या हुआ। तो ये मैंने आपको समझ कर दी। अब ये सारी कहानी एक आपके पेज पर माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिया होता है कि ये सब काम कैसे कर पा रहे हैं, अपने माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं। माइक्रोस्कोप का ये मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक आपको स्ट्रक्चर यहाँ बनाया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होता है, एक ऊपर इसमें आई लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। आई लेंस मतलब जिसमें से कि हम आई पीस कहते हैं इसको, जहां से कि हम देखते हैं, और जिस लेंस को ऑब्जेक्ट के ऊपर की स्लाइड रखी हुई है मेरी, जिस लेंस को ये लेंस है, इस लेंस को इस स्लाइड के ऊपर दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसको आई लेंस कहते हैं, आई पीस। ये पूरा आई पीस हो गया, ये ट्यूब है, ये यहाँ पर ऊपर आई पीस होता है, छोटा सा लेंस लगा होता है। ये इसका पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। दो लेंस होने की वजह से इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये देखो, ये इसका सबसे ऊपर की पहली एक ट्यूब होती है, ये बॉडी ट्यूब होती है, ये आई पीस हो गया ऊपर का, और यहाँ पर ये फोर्स एडजस्टमेंट होता है। ये फोर्स एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इसको जो है आगे पीछे करने के लिए इसको ये काम देता है। और ये फाइन एडजस्टमेंट और छोटा छोटा इसको सेट करने के लिए माइक्रोस्कोप को, ये इसकी आर्म होती है, इससे पकड़ कर रखते हैं। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, इस आर्म से इसको पकड़ लेते हैं। कहीं ले जाना है तो इसको इस आर्म से पकड़ कर लेके जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसमें कई मैग्निफिकेशन के लेंस लगे होते हैं, 100x 10x कितने भी मैग्निफिकेशन के, इसमें 3-4 लेंस लगे होते हैं। और ये जो ये एक स्टेज होती है, स्टेज का मतलब चारों तरफ से एक ट्रे टाइप की एक वो प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये क्लिप लगे होते हैं दो, और यहाँ पर भी स्लाइड लगी होती है, इस पर आपका मटेरियल चिपका होता है। मटेरियल स्लाइड बनाना भी आपने सीखा होगा लैब में अपने, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो भी ऑब्जेक्ट आपको स्लाइड बनानी होती है, प्लांट है ना, कोई भी टिश्यू है, उसका बहुत पतला सा एक सेक्शन काटते हैं, और पतले सेक्शन को काट कर उसमें उसको काटते जाते हैं, पेट्री डिश में रखते जाते हैं, या वॉच ग्लास में रख लो, और उसमें से फिर ब्रश की सहायता से जो सबसे पतला वाला आपने सेक्शन काटा है उसको आप अपनी स्लाइड पर रख दें, और उसके ऊपर एक बूंद पानी डालते हैं, जिससे कि क्या हो, सूखे नहीं तो मुड़ जाएगा, रोल ऑफ हो जाएगा। फिर उसके ऊपर सैफरन आप एक बूंद लाल रंग की, उस पर प्लांट टिश्यू है तो एक बूंद उस पर सैफरन की डालें। उसके बाद में उस पर कवर स्लिप करके, एक कवर स्लिप गोल रंग की कांच की पट्टी आती है, उसको उस पर रखते हैं, बबल ना बने। ये देख ले, तो किनारे से टच करके स्लाइड से उसको ऐसे करके रख देते हैं, और बबल को दबा दबा के साइड से निकाल देते हैं। पर ये तो टेम्पररी माउंट बनाने का तरीका। परमानेंट माउंट बनाने के लिए उसको फिर हम चारों तरफ कनाडा बाल्सम नाम के कोन आता है, उसको चिपका देते हैं, परमानेंट स्लाइड बन जाती है। फिर इसके ऊपर इसको सेट करते हैं, यहाँ से घुमा घुमा के इसको सेट करते हैं, और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसके ऊपर रखा जाता है। यहाँ से ये हमारा, ये हम देखते हैं, और ये यहाँ से ये जो है सबसे नीचे यहाँ पर मिरर लगा होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है, जो कि इससे क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे जाता है, और यहाँ से होता हुआ ये हमारी आंखों में इसका इमेज बनती है ना। यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये यहाँ पर आप धूप की रोशनी भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो इस जगह पर एक बल्ब लगा सकते हो, जिसको क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटर। अच्छी लैब्स में या लगातार एक साथ रात में भी काम होता है, वहां पर इल्यूमिनेटर लगे होते हैं, नीचे बल्ब लगे होते हैं, और उन बल्ब की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मिरर पर रोशनी डाल सकते हैं। तो जब मिरर पर रोशनी डालेंगे, ये रोशनी रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ से कांच की पट्टी से होती हुई, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई, और ये बॉडी ट्यूब से होती हुई आई पीस में हमारी आंखों तक पहुंचती है, और हमें इमेज दिखने लगती है। मैग्नीफाई होकर जितने भी पावर का एक्स है ना, आपने ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रखा है, उतनी मैग्नीफाई होकर वो ऑब्जेक्ट आपको आंखों में दिखने लगता है। ये इसको कहते हैं स्वाइवल क्या होता है, ये इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस पूरे एडजस्टमेंट को आपको ऐसे देखना है, घुमाने का काम आता है, इसको स्वाइवल कहते हैं। ये बेस होता है जो जमीन पर रखने का काम आता है माइक्रोस्कोप को। ये क्लिप होते हैं, इससे इसको स्लाइड को दबा देते हैं, जिससे इसको घुमाते समय, स्टेज को नीचे ऊपर करते समय आपको जैसी स्थिति में माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, आपको जहां से रोशनी आ रही है उधर इसको एडजस्ट करा जाता है। इस क्लिप से इसको दबा देते हैं, जिससे स्लाइड हिले रही। ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लिखी हुई है, ये स्लाइड हो गई। ये कंडेंसर, अब ये कंडेंसर क्या होता है, लाइट को एक्यूमुलेट करके यहाँ से मिरर से ऊपर कंडेंस करके, ये कंडेंसर होता है, ये ऊपर की तरफ भेजता है,
और यहाँ से ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोस्कोप का। यहाँ से घुमा घुमा के आप अलग अलग मैग्नीफिकेशन से अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये सब कार्यक्रम हुआ होगा सेल की डिस्कवरी में। जब रॉबर्ट हुक का तो सब सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप था, लेकिन वो मैग्नीफाई जरूर कर रहा था। जो आपने स्लाइड में चीज लगाई थी उसको बड़ा करके जरूर दिखा रहा था। सभी ने अपने माइक्रोस्कोप से ये चीजें देखी। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हो गई। सेल की डिस्कवरी के बाद में एक प्रैक्टिकल आपको उसमें दिया हुआ है ओनियन पील का। तो जैसे प्याज को हम लेते हैं, बल्ब लिया प्याज का, और उसकी जो स्केली लीव्स होती हैं और फ्लैशी लीव्स होती है। स्केली लीव्स क्या होती है? प्याज के ऊपर का छिलका स्केली लीव्स कहलाता है, और जो अंदर खाने वाली पत्तियां होती है प्याज की, है ना, उसको हम कहते हैं फ्लैशी लीव्स। तो फ्लैशी लीव्स को काट कर उसकी पतला सी झिल्ली सी हमने लेकर पैटी डिश में डाली, है ना, और उसके बाद में पानी डाल दिया जिससे वो सूखे नहीं। अब जब उसको मैं माइक्रोस्कोप पर रखूंगा, स्कैन करूंगा, माइक्रोस्कोप पर रखूंगा, उसमें ईओसिन की बूंद डाली, तो हमें इस तरीके से ये कंपार्टमेंट से दिखाई दी। तो मैंने इसको क्या बोला है? सेल्स ऑफ ओनियन पील। सेल्स ऑफ ओनियन पील। देखो ये सब छोटे छोटे सेल बने हुए, इसमें न्यूक्लियस है, ये सेल बने हुए, इसमें न्यूक्लियस बना हुआ है। ये हमारा टॉपिक आपका फर्स्ट पेज पर इतना दिया हुआ है पढ़ने। फिर एक टॉपिक यहां तक हमें समझ में आ गया होगा, सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर हो गया हमारा, जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। और इस माइक्रोस्कोप से हमने फिर आगे और भी चीजें देखी। तो खाली ऐसा नहीं है कि सभी सेल्स के बने होते हैं, सेल्स के सब पार्ट, बॉडी के पार्ट सेल्स के बने होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे सिंगल सेल के ही बने हुए हैं। जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल का बना हुआ है, अमीबा सिंगल सेल का बना हुआ है, क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल का बना हुआ है, एल्गी होती है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेल्स के ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही सेल के बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर, हम बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन हमारे सेल्स क्या करते हैं? अकेले काम नहीं करते, ग्रुप बनाकर टिश्यू बना लेते हैं। तो टिश्यू जब बना लेते हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। उसके बाद इससे और ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो ऑर्गन बन जाते हैं उससे। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के जानवर भी ऐसे हैं जिनमें खाली जैसे स्पॉन्जेस, उनमें टिश्यू ही केवल और ऑर्गन नहीं है। आपको खाली एक टिश्यू मिलेगा जिससे वो अपने बॉडी के सारे काम करें। तो सेल जैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया एक ही सेल का बना हुआ है ना, जैसे ये अमीबा होता है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, अमीबा छोटा सा अमीबा बना हुआ है, ये सेल हो गया अमीबा, ये सिंगल सेल का बना हुआ है, पर ये अपनी शेप बदलता रहता है, ये भी सिंगल सेल का हो गया, है ना। ऐसी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया चारों तरफ रिजिड सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के, ठीक है। ये यहाँ पर ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फ्लैचेला होता है। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल्स होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी इसके अंदर ये इनफोल्डिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स होती है, ऊपर सेल वॉल होती है और ग्लाइकोलाइसिस लेयर होती है, स्लाइड। तो इस तरह से ये हमारे एक ही सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं। तो ये अमीबा एनिमल सेल, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, अमीबा यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसमें अब ये समझाऊंगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है। भाई जिसमें न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और जो सेल एनिमल की बॉडी बनाते हैं वो एनिमल सेल होते हैं, जो प्लांट की बॉडी बनाते हैं वो प्लांट सेल होते हैं। सिंपल सी कहानी। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और इनके अंदर जो होता है पूरी की पूरी बॉडी जो होती है एक ही सेल से अपना जीवन चला लेते हैं, यानी कि सेल साइकिल जो होती है इनकी एक ही, जो इनकी बॉडी लाइफ साइकिल होती है वो एक ही सेल से शुरू होकर और उसी पर खत्म हो जाती है। ये अपना पूरा जीवन चक्र एक ही सेल से पूरा कर लेते हैं, ग्रोथ भी हो जाती है, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, अपनी काम भी कर लेता है, न्यूट्रिशन भी ले लेता है, एक्सक्रीशन भी कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कर लेते हैं। ये सारे काम भी एक ही सेल से अपने जीवन को चला ले जाते हैं। लेकिन जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो सबसे पहले वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या करते हैं? उसके इससे हायर लेवल का जो काम है और ज्यादा कैपेसिटी के साथ में टिश्यू काम करता है, क्योंकि सेल जुड़ जाते हैं। फिर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है ना, जिसके अंदर क्या होता है, सिलेंट्रेट्स आ गए, हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ गए, ऐसे जानवर आ जाते हैं जिनमें ऑर्गन बन जाते हैं।
भाई ये ऑर्गन ये काम करेगा, ये ऑर्गन ये। हम बने, हम ऑर्गन सिस्टम से बने, तो हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या, जैसे हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। ये सब सिस्टम है। अकेला मैं सोचूं कि नाक से सांस लेके अपना काम चला, नहीं, मुझे नाक से सांस लेना एक ऑर्गन है, अंदर ट्रैकिया, फिर मुझे लंग्स की जरूरत है। ये पूरा एक सिस्टम है, इसमें कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, फेरिंग्स इन्वॉल्व है, लैरिंग्स इन्वॉल्व है, अंदर यहाँ पर लंग्स है, ट्रैकिया है, ये सब मिलकर मेरे को रेस्पिरेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं। अकेला कोई एक लंग्स सोचे कि मैं अकेला इनसे रेस्पिरेशन का काम पूरा करा लूं, अकेला लंग्स नहीं करा सकता। तो ये इस तरह से यहाँ पर इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, काम बट गया, है ना। तो जैसे जैसे ये सेल ग्रो करता है, आपस में चिपकते हैं सेल्स, टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क का काम का बंटवारा होने लगता है। भाई आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये। तो एक बड़ी सिस्टम, एक बड़ी जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बने होते हैं। सिंगल कोई एक दुकान चला रहा है, अपने आप दुकान चला सकता है वो बैठ के, उसे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। पर जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो आपको डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, लोग रखने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर, आपने काम बांट दिया। ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये भाई ये जो है पैकेजिंग डिपार्टमेंट है ना, ये डिस्पैच डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इस तरह। तो ये हमारा, ये मैंने आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की एग्जांपल बताई, और एक एग्जांपल आपने बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर। अब यहाँ पर कुछ मैंने वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब शेप अलग अलग होती है, ये हमको कुछ समझना होगा कि सेल जो होते हैं एक ही शेप के नहीं होते, साइज भी सबका अलग अलग होता है और शेप भी अलग अलग होती है, हो सकती है, और साइज भी सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में देखो, ये स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ये स्पर्म होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का स्पर्म, और लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, ये ओवम है, फीमेल ओसाइट, और ये मेल स्पर्म। इसके अलावा ये हमारा फैट सेल होता है, ये फैट सेल जो हमारी बॉडी में इसकी ऐसी शेप होती है। ये फैट सेल कहाँ होता है, हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें ये फैट सेल प्रेजेंट होता है। बॉडी में जहाँ फैट डिपॉजिट होता है तो फैट सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होता है। ये देखो, ये नर्व सेल है, इसकी अलग शेप होती है, ये इस शेप का होता है, यहाँ से नर्व इंपल्स आती है, यहाँ से पार होती है, यहाँ से अगले न्यूरॉन को चली जाती है। ऐसे नर्व बनी होती है हमारे शरीर के अंदर, नर्व फैली हुई है, और ये नर्व जो होती है इसका शेप इस तरह का नर्व सेल है। ये हमारा बोन सेल्स होता है, ये बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट कहते हैं, हड्डियों के सेल। जो ह्यूमन बोन होती है, हड्डियां होती है, उसके सेल ऐसे शेप के होते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ। डिटेल स्टडी बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं शेप। देखो, उसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, ओवम की शेप अलग हो गई, स्पर्म की शेप अलग हो गई। ये स्मूथ मसल सेल्स होती है। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, वहां पर ये स्मूथ मसल सेल होते हैं। यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल का मतलब जो इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल, जिसको हम अपनी इच्छा से नहीं चला सकते। जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री होती है, जो स्मूथ मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। मतलब ये होता है कि इनको आप अपनी इच्छा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट नर्वस, ठीक है, ये डायरेक्ट ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। जैसे इंटरनल ऑर्गन का काम करना, डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, जो अंदर, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोटरी मूवमेंट, अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन का मूवमेंट हो रहा है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो स्मूथ मसल्स से बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्लड सेल्स, ये हमारे ब्लड सेल होते हैं, ये ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स, ये बोन सेल हो गए, स्पर्म, ओवम, नर्व सेल, ये फैट सेल, ये क्या अलग अलग वेरियस सेल्स और ह्यूमन बॉडी। शेप देख लो आप, बात हो रही है शेप की। अब शेप अलग अलग है, साइज भी अलग होगा। स्पर्म की शेप अलग है, सबसे छोटा सेल है, और ओवम सबसे बड़ा है, तो ये सबसे साइज में बड़ा है, और शेप भी अलग है, इसकी शेप भी अलग है, इसकी शेप अलग है, ये छोटा सबसे बड़ा है। ये स्मूथ मसल सेल हो गया। तो आपके ये दो पेज पर यहाँ तक के टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा है। इसके बाद में अब मैं अगले सेक्शन में आपको वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके साथ में जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उसको समझाऊंगा। आप इसको समझ के कोई डाउट हो डिस्कस करो और पूछ लेना, कोई भी आपको डाउट हो। अगले सेक्शन में मैं आपको न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसकी सेमी परमेएबल नेचर
ये सब मैं समझाऊंगा, साथ में सेल ऑर्गेनेल और जो एक्टिविटीज दी हुई है उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।